अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कोयटा में एक तवील अरसे के बाद फिर दहशत गर्दी का वाक़या हुआ है और ये कोयटा की बड़ी अहम मकाम पर और जहाँ पे होटल है और तमाम हाई कोर्ट भी है बलूचिस्तान की और इसके अलावा तमाम अहम सरकारी तनसीबात हैं। वहाँ पर ये एक कार में नस्ब किया गया था गोला बारूद। जो धमाका हुआ उसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बाक हुए हैं और 12 अफराद के ज़ख्मी होने की इतलात मिली हैं। ये धमाका एक ऐसे वक्त पे हुआ है कि जहाँ पे ये इतलात आ रही हैं कि पाकिस्तान में जो चीन के सफ़ीर हैं वो भी कोयटा में मौजूद थे और इसी होटल में क़याम पज़ीर थे, लेकिन उस वक़्त वो किसी तकरीब में या कहीं बाहर थे, वहाँ पर नहीं थे। और IG बलूचिस्तान ने भी इसकी तस्दीक की है कि जब धमाका हुआ उस वक़्त होटल में कोई भी गैर मुल्की सफ़ीर या गैर मुल्की डेलीगेशन जो है मुकीम नहीं था। लेकिन इतलात ऐसी आ रही हैं कि चाइनीज़ एम्बेसडर कोयटा में थे और ये वाक़या पेश आया है। ये दहशत गर्दी का वाक़या बलूचिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है। बलूचिस्तान में दो चीज़ें बड़ी अहम है। ये सवाल अक्सर उठाया जाता है कि हमेशा हज़ारा कबाइल को और गैर मुल्की और बिलखसूस चाइनीज़ जो बाशिंदे हैं उन्हीं को निशाना बनाया जाता है। गवादर में हो या तुर्बत में हो या कोयटा में हो, इस किस्म के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट होते रहते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग जारी थी और तमाम इलाक़ों में ऑपरेशन किए गए, कबायली इलाके जो हैं पाकिस्तान के, अब तो वो बाकायदा उनको ज़िलों का दर्जा दे दिया गया। वहाँ पर भी फिर शहरों के अंदर भी सर्च ऑपरेशन किए गए और एक तवील जंग के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई थी। लेकिन अभी जब से ख़ित्ते में दोबारा कुछ तब्दीलियाँ रूनुमा होना शुरू हुई हैं तो दहशत गर्दी के वाक़यात भी दोबारा सर उठाना लग गए हैं। ऐसी इतलात भी हैं कि जो कोयटा में ये वाक़या हुआ है, इन वाक़यात का तसलसल जो है वो खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी दारुल-हुकूमत रावलपिंडी और जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के जिनमें लाहौर और कराची भी शामिल है कि वहाँ भी इस किस्म के वाक़यात रूनुमा हो सकते हैं। ये ज़हन में ज़रूर रखा जाए कि बलूचिस्तान में, जैसे पहले मैंने एक क्वेश्चन रेज़ किया कि हज़ारा कबाइल को और फिर गैर मुल्की बाशिंदे और बिलखसूस उनमें जो चाइनीज़ हैं उन्हीं को निशाना क्यों बनाया जाता है। तो इसमें हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना होगा कि जब से सी पैक मनसूबा शुरू हुआ है चाइना की पाकिस्तान के अंदर, जो इस सी पैक मनसूबे के साथ मुंसलिक है और उसका जो तजारती और इसके साथ साथ जो माशी इंटरेस्ट और सरमायाकारी के हवाले से इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं, उस पे ये देखने में आया कि जिस जिस इलाके से रूट गुजर रहा है उन इलाकों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया जाता है। और इसमें ख़ास तौर पे रवायती तौर पर पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या हो, जब भी कोई इस किस्म का कोई मामला हो तो उंगली फ़ौरन जो है कि वो भारत के ऊपर या दीगर ममालिक के ऊपर उठा दी जाती है जो उसमें हॉस्टाइल एजेंसीज़ हों या ममालिक हों। लेकिन ये महज़ इसको हमें इल्ज़ाम नहीं कहना चाहिए। सम टाइम हम अपने तबसरों में, तज्ज़ियों में और मीडिया में इसका एक मज़ाक भी उड़ाया जाता है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि शर्म उल शेख में जब भारत के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह थे और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस वक़्त यूसुफ ज़ई गिलानी थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो वहाँ पे जो जॉइंट स्टेटमेंट जारी हुआ था, दोनों सरबराहों की मुलाकात हुई थी, तो उसमें मनमोहन सिंह ने और इंडियन साइड ने ये एतराफ़ किया था कि जो इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है और उसको इंडियन स्टेट जो स्पॉन्सर कर रही है उसको वो रोकने के लिए इकदाम करेंगे। और ये डॉक्यूमेंट जो है वो दोनों तरफ से इसको साइन किया गया था। इसके ऊपर अगरचे इंडिया में बड़ी हा हू मची थी, लेकिन ये एक मुसलमा हकीकत है। और कुलभूषण यादव का गिरफ़्तार होना और फिर उस नेटवर्क से वाबस्ता अफराद का बलूचिस्तान से, कराची से और मुल्क के दीगर हिस्सों से गिरफ़्तार होना, ये भी उसका सबसे बड़ा सबूत है कि जो इंडियन हॉस्टाइल एजेंसीज़ हैं और इंडियन जो मुदाखलत है बलूचिस्तान में या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल होती है। कुलभूषण यादव ईरान का पासपोर्ट इस्तेमाल कर रहा था और जो मुसलमान नाम के ऊपर उसने वो ईरानी पासपोर्ट बनाया हुआ था। तो ये मामलात जो हैं कि इनसे आँख नहीं चुराई जा सकती। और ये ज़हन में रखा जाए कि अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट हुई हैं चाइना के साथ साथ रशिया जो है उसका अमल दखल काफ़ी बड़ा है। अफ़गानिस्तान का पीस प्रोसेस जो है उससे मुतल्लिक मॉस्को में मीटिंग्स हुई हैं। फिर चीन, रूस, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो 4 रुकनी ममालिक का एक ग्रुप है वो भी अफ़गानिस्तान से अमन के हवाले से जो है वो बातचीत कर रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस तरह इस्तांबुल प्रोसेस जो है उसमें भी अगर आप देखें तो ये बड़ी ताकतें हैं, उनके काफ़ी इंटरेस्ट में नज़र आते हैं। तो
اس ساری صورتحال کو اگر ہم سامنے دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے پہلے بھی اپنے کچھ پروگرام میں اور ایک سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے جس طرح سے اس خطے کے اندر ایک نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں بہت سارے چیلنجز بھی پیدا ہوں گے، جہاں پہ اپرچونیٹیز ہوں گی اس خطے کے ممالک کے اندر اقتصادی، تجارتی اور سیاسی اور دفاعی تعلقات بڑھانے کی، اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے چیلنجز اور بہت سی مشکلات بھی کریٹ ہو سکتی ہیں، اور وہ مشکلات جو ہیں وہ اسی قسم کی ہو سکتی ہیں جہاں پہ ہاسٹائل ایجنسیز اور ہاسٹائل ممالک جو اس خطے میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، یا جن ممالک کے اس خطے میں انٹرسٹ ہیں اور ان انٹرسٹ کو زد پڑ رہی ہے، رشیا اور چین کے جو اثر و رسوخ ہے وہ تیزی سے جو بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں جو معاملات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایسے معاملات کیے جاتے ہیں۔ اور دوسرا، چائنا کو بدل کرنے کے لیے یا چینی قیادت کو ڈرانے کے لیے اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں، کبھی چینی انجینئرز کو نشانہ بنایا جاتا ہے، کبھی چینی باشندوں کو، کبھی چینی ورکرز کو، اور اب جب چائنا کے سفیر کوئٹہ میں تھے تو یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنیز کی قیادت کو بھی میسیج ہے کہ وہ اگر پاکستان کے خیبر پختونخوا سے ہوتے ہوئے اور بلوچستان کی سرزمین استعمال کرتے ہوئے گوادر تک پہنچنا چاہتے ہیں تو ان کو کس قسم کی مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ ان کو بھی میسیج ہے۔ تو ہمیں جو گلوبل انوائرمنٹ ہے اس کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، اور پھر جو ہزارہ قبائل ہیں ان کو جو ہمیشہ نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے اندر بھی بالخصوص پاکستان اور ایران کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پاکستان جو بلوچستان ہے اور افغانستان کا جو ہلمند اور قندھار کا علاقہ ہے، اور افغانستان میں بہت سے ہزارہ قبائل ہیں، اسی طرح سے ایران کا جو سیستان ہے، ان کے جو آپس میں وہاں پہ تعلقات ہیں ان کو خراب کرنے کے لیے، اور ایران اور پاکستان کے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے ہزارہ کمیونٹی کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس کے بیشتر واقعات کی جو کڑی ہیں وہ پاکستان سے باہر ہاسٹائل ایجنسیز اور ممالک اور بالخصوص انڈیا کے ساتھ جڑتی ہیں۔ تو اس میں جہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے، جہاں حکومت جو ہے کہ اپنی طرف کوشش کرتی ہے، وہاں پہ ہمیں ذرائع ابلاغ میں بھی اور عوامی سطح کے اوپر بھی اور سول سوسائٹی کی سطح کے اوپر بھی ایسے عناصر پر کڑی نظر رکھنی ہوگی، اور جو عناصر نہ صرف یہ دہشت گردی کے واقعات بلکہ وہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ایک منفی پروپیگنڈے کے ذریعے بھی مختلف کمیونٹیز کو، مختلف قبائلز کو، مختلف جماعتوں کو، مختلف گروہوں کو آپس میں تقسیم کرنے کی کوشش کریں، تو ہمیں ان سب پر نظر رکھ کر اس دہشت گردی کو بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذرائع ابلاغ کے اوپر یا میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا مہم کے ذریعے دہشت گردی کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہیں، ان کا بھی مقابلہ کرنا ہوگا۔